लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। इसके बाद इसी में फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बाद इसी में कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, इतना पार्ट है इस बुकलेट में आपके। तो इसमें सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में हम आते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? बल तो होता है, डेफिनेशन क्या है? ये पुश या पुल है जो बॉडी के स्टेट को चेंज करे या चेंज करने का प्रयास करे, जरूरी नहीं चेंज कर दे। अब हम दीवार ढकेल रहे हैं, न गिरे तो इसका मतलब फोर्स थोड़े नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, प्रयास करें उसकी स्टेट को चेंज करने के। स्टेट चेंज मतलब क्या हो? रेस्ट में हो तो उसको चलाने की कोशिश करें और चल रही तो उसको रोकने की कोशिश करें, तो ये फोर्स होता है। और इसके बहुत सारे भाई बंधु हैं, जैसे टेंशन हुआ, वेट हुआ, रिएक्शन हुआ, तमाम सारे हैं, चार्ज डिपेंडेंस, पोजीशन डिपेंडेंस, तमाम सारे फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। टेंशन की भी यूनिट हो गई, वेट की भी हो गई, रिएक्शनल फोर्स हो गया, सबकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन हो गई। और इसके पहले अब इसको हम यूनिट के बारे में डिस्कस कर लें। तो बताओ ये क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या यही हो जाता है 1। ये एसआई यूनिट हो गई और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। और दोनों में रिलेशन क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। डायमेंशन से फेमिलियर हो चुके हो, क्या होती है? mL/-2 होती है। और वेक्टर है तो कौन सा वेक्टर है? ये पोलर वेक्टर है। पोलर बता चुके हैं, जिसका इनिशियल और फाइनल चीज़ पता हो। जितने लीनियर चीज़ें हैं वो सारी पोलर होती हैं। जो रोटेशनल वेक्टर क्वांटिटी वो एक्सियल या नॉन पोलर कहलाती हैं। एक यूनिट इसकी और होती है किलोग्राम बीट। इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा किसमें? न्यूटन। जैसे लिखा है 20 kg वेट, तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कन्वर्ट हो जाए किसमें? अब कहीं दिया है ग्राम वेट। ग्राम वेट को, इसको भी जी, अब जी लेकिन यहाँ 980 वाला CGS वाला, तो कन्वर्ट हो जाए किसमें? ये डाइन में। लिखा है मान लो 20 ग्राम वेट, तो लिखेंगे 20 इंटू, अब ये किस में आ जाएगा? ये आपको मिलती रहेंगे, ठीक। तो इसकी भी यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, किलोग्राम वेट, और ग्राम वेट आता है। किलोग्राम वेट है तो उसको 9.8 से मतलब MK से CG की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ग्राम वेट है तो 980 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डाइन में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका न्यूटन में आ जाएगा, ठीक। तो ये जो है न्यूटन और डाइन, ये दोनों लोग सेट हो गए। दोनों लोग समझ रहे हो क्या थे? हाँ, तो उन्हीं की मैडम थी ये। तो बहुत महान साइंटिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूटन के बारे में। तो इनका जो लॉ ऑफ ग्रेविटी इन्होंने दिया, 14 ईयर्स की एज की रही होगी, बैठे थे सेब के नीचे, एक सेब गिरा, अकल आ गई। और यहाँ चाहे जितना पढ़ता रहे अकल वकल नहीं आती है, गड़बड़ाती जाती है। इन्होंने सोचा भाई ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया, और वहीं से इन्होंने ग्रेविटी का ला दिया। उस समय 14 साल की उम्र थी, काफ़ी अच्छी उम्र पाए थे, इसलिए इन्होंने हर क्षेत्र में, हर एरिया में अपना योगदान दिया। कहने का मतलब हर जगह टांग अड़ाए रहे, ठीक। केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, जहाँ मैथमेटिक्स में भी, हर जगह रोल था इनका। तो एक्चुअली क्या था, ये बहुत उनमें होते हैं जैसे जिनके काफ़ी ब्रेन, साइंटिस्ट ऐसे नहीं होते आम आदमी। इनका जो IQ होता है, इनका ब्रेन होता है, काफ़ी तेज़ होता है। जैसे पहले फिलासफ़र होते थे या
तमाम रिलीजन्स में लोग आए, तो वो लोग का ब्रेन ऐसे ही होता था। इन्होंने भी फिलॉसफी और इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा अपना रिसर्च दिया है। तो इनकी जो है मैरिज हो रही थी, तो ये हुआ कि भाई बारात जो है चलने वाली थी, तो दूल्हा गायब। तो ये भाई दूल्हा गया कहाँ, ढूंढवाई नहीं, बारात जाई कैसे। तो ये घर के पास ही अपना लैब बना रखे थे। तो ढूंढते ढूंढते देखा कि इन्होंने सोचा अभी जब तक विदा उदा हो रही है तब तक एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, टाइम बर्बाद करने से अच्छा है। तो ये वहीं लैब में मिले जाके। इसीलिए ऐसे लोगों को याद किया जाता है। आज का ज़माना हो तो उल्टी गिनती शुरू, 30 दिन रह गया, 29 दिन रह गया, 28 दिन गए, 27 दिन गए, मतलब वो आ गया। तो ये ऐसे लोग कोई नहीं याद करता है, ऐसे इस महान साइंटिस्ट को लोग याद करते हैं। तो बड़े ये हर क्षेत्र में इनका था मामला। तो इन्होंने अपना यहाँ पर हम लोग न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, अच्छा पहले फोर्स के बारे में थोड़ा सा और आइडिया ले लेते हैं। कहीं नेगेटिव फोर्स है, इसका क्या मतलब होता है? डायरेक्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव फोर्स कहीं लिखा है तो वहाँ पर नेगेटिव इंडिकेट किया जाएगा, और रिपल्सन को हम लोग पॉजिटिव। जैसे एक क्वेश्चन ये आपका आया था, 2 बार आ चुका है। ये JD और ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो फॉर्मूला आपका होता है F(q1q2)/r²। अब इसी को वेक्टर नोटेशन बनाए हम कि Q1 की जगह JD इंटू E अपान, तो चलो एक तो हमने ये बना दिया, और एक हमने ये बना दिया। अब इन दोनों में कौन सा करेक्ट है? क्या डिफरेंस है दोनों में? ये माइनस है। और यहाँ ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो किस तरह का है। तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो नेगेटिव कहीं इंडिकेट किया जा रहा है, इट्स मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स, और पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव फोर्स। दूसरा होता है सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल। सेंट्रल नॉन सेंट्रल क्या होते हैं? जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर की हो या सेंटर की ओर काम कर दो, सेंट्रल फोर्स कहलाएंगे। जैसे देख लो, अब ये चार्ज है, अब ये फोर्स आपका ऐसे लगेंगे, इसी डायरेक्शन में लगेंगे, ऐसे, ये क्या हो जाएंगे? सेंट्रल फोर्स हो जाएंगे। या सेंटीपिटल फोर्स देख लो, ये Fc हुआ और ये आपका क्या हुआ? Ft टेंजेंशियल हुआ। तो ये जो हो गया सेंट्रल फोर्स हुआ, ये नॉन सेंट्रल हो गया। सेंट्रल फोर्स एंड जो सेंटर की ओर काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। दूसरा आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, हिंदी में कहते हैं संरक्षित और असंरक्षित। अब ये क्या होता है कि ऐसा फील्ड या ऐसा एरिया जहाँ पर एनर्जी का कोई लॉस ना होता हो उसको कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स कहा जाता है, और जहाँ पर एनर्जी का लॉस होता हो वहाँ क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है। अब फ्रिक्शनल फोर्स में क्या है? बॉडी जा रही है आगे तो फोर्स कहाँ लगेगा? तो ये आपका जो है नॉन कंजर्वेटिव। विस्कस फोर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में बॉडी आ रही नीचे, फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे लग रहा है। तो ये जो हो गए कैसे हो गए? नॉन कंजर्वेटिव हुए। और बाकी इलेक्ट्रिकल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे कैसे हैं? कंजर्वेटिव हैं। इनमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। अच्छा, अब हम तुमसे ये कह रहे हैं कि भाई कोई बॉडी बंधी हुई है और हम कहें कि 2 रास्ते तुम्हारे पास जाने के हैं, एकदम सरफेस रफ है। हमने कहा वो एक तो पकड़ के इसको कोने से उधर लेकर जाओ, और एक ले जाने का सीधा तरीका है, तो तुम कौन सा रास्ता पकड़ोगे? सीधा वाला, क्योंकि मेहनत करने की आदत तो है नहीं। तो भाई सीधा। अब इसमें तुमने रास्ता चुन लिया, लेकिन अब हम ये कहें एकदम स्मूथ कर दें इसको, कोई भी फ्रिक्शन काम ना कर रहा हो, तो तुम कहोगे इधर को उधर चले जाएं, चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं। अब रास्ते का कोई मतलब नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होते हैं वहाँ पर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, और जो कंजर्वेटिव वो नॉन कंजर्वेटिव वहाँ डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब मान लो ये है, यहाँ से हम कोई चार्ज लेकर आते हैं, एक रास्ता ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इधर वर्क डन हमने W1 किया, इधर वर्क डन हमने W2 किया, इधर वर्क डन हमने W3 किया, तो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W। अब कैसे पता चला, चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात हुई, इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारा कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, तो कंजर्वेटिव होने की वजह से वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे जिस रास्ते से जाओगे वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। अब ये बात आपको मिलती रहेगी, कई जगह मिलेगी कि जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होंगे वहाँ पर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, और जो नॉन कंजर्वेटिव होंगे वहाँ वो डिपेंड करेगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक, अब बताओ, इनर्शिया मतलब जड़त्व, मतलब जड़, गाँव में कहते क्या जड़ जैसे बैठे हुए हो, हिल रहे हो न डुल रहे हो, कोई काम धाम नहीं है, मतलब रुके हो तो रुके हो, चल रहे हो तो मतलब उसमें कोई चेंज नहीं, तो उसी कहते हैं जड़त्व, उसी कहते हैं इनर्शिया। तो फर्स्ट लाइन का क्या है बताओ, पोजीशन में मतलब तब तक कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करता हो। कोई बॉडी चल रही तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना करता हो। इसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। इस पर तमाम सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल, जैसे बस है और बस पर जो है आप बैठे हैं और बस सडनली चली, तो चलने से क्या हो जाएगा, हमारा जो नीचे पोर्शन टच में है बस के वो मूव कर गया, और ऊपर वाला क्या रुका था तो रुकना ही चाह रहा है, इसलिए हम पीछे की ओर क्या करेंगे, गिर जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। ये कहलाता है इनर्शिया फॉर रेस्ट। अब बस जो है चल रही है, अचानक ब्रेक लगा दिया, अचानक ब्रेक लगा दिया तो क्या हुआ, आगे की ओर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि बॉडी पूरी हमारी मूव की है, अब नीचे पोर्शन बस रोका, नीचे पोर्शन रुक गया, आगे वाला हम गिर गए। ये कहलाता है इनर्शिया फॉर मोशन कहलाता है। अब बस उसने क्या किया, मान लो सडनली लेफ्ट मोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं, राइट मुड़ जाते हैं, या मुड़ जाते हैं या मुड़ने का ज़बरदस्त प्रयास करते हैं, दो लपड़ मिल जाते हैं बसों में, तो ये कहलाता है इनर्शिया फॉर डायरेक्शन। तो तीन हो गए, एक हो गया इनर्शिया फॉर रेस्ट, इनर्शिया फॉर मोशन और इनर्शिया फॉर डायरेक्शन। अब जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कपड़े वपड़े आप साफ़ करते हैं तो साफ़ करने के बाद उसको थोड़ा झटक पटक देते हैं। क्यों झटकते हैं, इसलिए कर देते हैं कि जो उसमें जो कुछ पानी वानी और हो तो वो निकल जाए। कैसे निकल जाए, जब उसको आप झटकेंगे तो कपड़ा तो मूव कर गया लेकिन पानी रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए अलग हो जाता है। या जो है रजाई गद्दे, अब जाड़ा आएगा तो लोग क्या है उसको पहले निकालते हैं, डंडे वंडे पीट पाट लेते हैं, इसलिए पीटते हैं कि जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। पीटोगे रजाई नीचे जाएगी, डस्ट वहीं रहना चाहेगा, अलग हो जाता है। या जो हम लोग कपड़े वपड़े पहनते हैं तो झोरा झटक पटक के पड़ते हैं कि यार दोस्त बैठे हों तो निकल जाए, छिपकली छिपकली बैठ जाते हैं ना कपड़ों में, तो झटक के। या शूज वगैरह हम लोग पहनते हैं, थोड़ा उसको झटक लेते हैं कि अंदर ज़्यादातर बैठ लेते हैं, मौके से पता चला उसी में मामला गड़बड़ हो गया सब। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेकंड लॉ।